वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ के साथ ये पार्ट 1 है, तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे सेल के और उसके कितने काइंड्स होते हैं इसके बारे में। सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में लर्निंग आउटकम्स जान लेंगे कि हम इस वीडियो एंड तक क्या क्या जान सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो एंड तक हमें पता चल जाएगा सेल के बारे में कि सेल क्या है, सेल की इंपॉर्टेंस, सेल की हिस्ट्री, साथ के साथ माइक्रोस्कोप के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, सेल का शेप एंड साइज के बारे में भी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दूसरे बच्चे को, ताकि वो भी पढ़ सके। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एवरीवन। तो सेल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? जो लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये सारे प्रोसेस शो करते हैं वो, उनको हम लिविंग सेल्स कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है इसमें से एक या दो काम करें, जैसे वो मूवमेंट शो करें या फिर वो किसी तरीके से हम बात करें ग्रोथ शो करें, बट वो सारे काम शो नहीं करेंगे, है ना। या हो सकता है एक भी काम शो ना करें, तो उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। अब अगर लिविंग थिंग्स ये सारे काम कर सकती हैं तो ऑब्वियस ये बात है उनकी बॉडी में कुछ ऐसा होगा जो उसके लिए कैपेबल करता है उन्हें, तो वो यूनिट्स को कहा जाता है सेल्स। और वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकें। और क्योंकि सेल्स काफी छोटी होते हैं इसीलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कहा जाता है। तो किसी भी लिविंग बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए या उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास सेल होती है, और सेल उसको एक प्रॉपर, आप बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ देती है। हिस्ट्री ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1665 में उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉक को देखा था, एक मैग्नीफाइंग डिवाइस था उनके पास। आजकल की तरह इतना हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप नहीं था, बट उसके पास सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था सेल को। और उस टाइम पे उन्होंने जिन सेल्स को देखा था वो एक्चुअली डेड सेल्स थी, तो इसीलिए बहुत कुछ वो नहीं बता पाए थे। उन्होंने सिर्फ सेल के बेसिक फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था हमें। उसके बाद माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, माइक्रोस्कोप बनाए गए अच्छी हाई मैग्नीफाइंग पावर के, जिसकी वजह से आज हम छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। स्पेशली सेल्स क्योंकि काफ़ी छोटी होती हैं तो उन्हें मैग्नीफाई करना और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना हमारे लिए ईजी है, क्योंकि नेकेड आई से हम सेल्स को नहीं देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप में लेंसेज होते हैं, फोकसिंग डिवाइस होती है, लाइटिंग डिवाइस होती है, तो इसीलिए वो काफी इजी हो गया। तो अभी हमने बात किया लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि सारे लाइफ प्रोसेसेस करना, खाना खा के उसको डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारे काम करते हैं। तो भी हमारी अर्थ पे बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसी के बेसिस पे कि उसके बॉडी में कितनी सेल्स हैं, उसकी सेल्स के फंक्शंस के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि एक ही सेल हो या हो सकता है बिलियंस ऑफ सेल हो। तो नंबर ऑफ सेल्स वैलिड करता है 1 to बिलियन, एक से लेके बिलियंस तक। तो उसके बेसिस पे दो ऑर्गेनिजम्स हुए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर बच्चे नाम बता रहे हैं, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, सारे काम करती है इनकी एक सेल। और एक सेल से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है आपको पैरामीशियम और अमीबा के बारे में। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से ही पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं।
अब अगर बात करें मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर नाम बता रहा है कि बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे एक ही सेल ये सारे काम नहीं कर सकती है, तो इसीलिए बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इसीलिए इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल्स प्रेजेंट है और हर सेल एक दूसरे से शेप, साइज और फंक्शन में अलग होगी। सभी सेल्स का ऑलमोस्ट फंक्शन एंड साइज और शेप अलग अलग होगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे प्रोसेस करने के लिए उनके पास एक अलग सेल होती है। जैसे अगर हम बात करें खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग सेल होगी, हम सांस लेने के लिए हमारे पास अलग सेल्स होंगी, बाकी किसी चीज को पिक करने के लिए अलग सेल्स होंगी। तो सारे काम के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट से मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल थी, सारे काम वो कर दे रही थी, लेकिन मल्टी सेलुलर क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो एक अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलेंगी और उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है मसल सेल्स थी, उन्होंने मस्कुलर टिश्यू बना दिया। टिश्यूज आगे चल के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, जैसे हार्ट एक ऑर्गन बन गया है ना, उन मस्कुलर टिश्यूज से आगे चल करके एक नया ऑर्गन बन गया। इसी तरीके से जब ऑर्गन्स काम करते हैं एक साथ मिल करके तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है पहले, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलकर के एक सिस्टम बना दिया। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पिक्चर के थ्रू भी समझाया हुआ है आपको, सेल्स हैं, फिर टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं सेल के शेप एंड साइज के बारे में। तो सेल के शेप और साइज के बारे में अगर हम कहना चाहें तो सेल का शेप या उसका साइज डिपेंड करेगा सेल के फंक्शन पे। सेल जैसा काम करेगी सेल का शेप और साइज वैसा ही होगा। इसीलिए बोला जाता है हर सेल का काम, हर सेल का फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि उसकी शेप और साइज उसी के बेसिस पे डिसाइड होती हैं। जैसे अगर हम बात करें नर्व सेल, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नर्व सेल ब्रांच होगी, क्यों, क्योंकि उसका काम है मैसेजेस को ट्रांसफर करना। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि सेल का फंक्शन कैसा है, उसी पे उसका सेल का शेप और साइज डिपेंड करता है। सेल के साइज की अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन से लेकर के और मिलीमीटर या सेंटीमीटर तक होती है। माइक्रोन कहने का मतलब होता है 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा। जैसे हम लिखते टाइम एक डॉट लगाते हैं, कहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं, उतना या उससे भी छोटा ये साइज होता है कुछ सेल्स का। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और इनका जो साइज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0005 सेंटीमीटर, मतलब काफ़ी छोटा होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो नर्व सेल होती है या लिविंग बॉडीज़ में, क्योंकि वो पूरे ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है, मैसेजेस का ट्रांसफर करने का। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच के एग की तो ये लार्जेस्ट सेल बोली जाती है, क्योंकि एक सिंगल सेल है और इतनी बड़ी है कि हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सेल के शेप एंड साइज के बारे में था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेल का शेप एंड साइज डिपेंड करेगा सेल के फंक्शन पे, और इसीलिए पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पिक्चर के थ्रू समझाया हुआ है। अगर आप देखें तो हर सेल का आप देख रहे हैं उसकी शेप और साइज डिफरेंट है। जैसे अगर आप देखो मसल सेल्स हैं, नर्व सेल है, कार्डियक सेल है, तो सभी का शेप और साइज अलग अलग है क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट है या कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।